साहित्य निधि में आज सुनिए देश की अग्रणी साहित्यकार डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी, बिन रोई लड़की। प्रस्तुत है कहानी। वो लड़की अचानक एकदम सामने आकर खड़ी हो गई है। घर का पूरा सामान करीब करीब पैक हो चुका है। सिर्फ थोड़ी सी तितर बितर चीज़ें और अपने लिखने की टेबल को छोड़कर उसी पर झुकी मैं बेतहाशा कलम दौड़ाती, जैसे किसी तेज बहाव में बहती चली जा रही हूँ। हठात मेज पर झुकी मैं चौंक पड़ती हूँ। दरवाजे के पीछे से दो बड़ी बड़ी खूब कजरौटी आंखें झांकी हैं और फिरोज़ी दुपट्टे का एक छोर आहिस्ते से लहराया है। लम्हे भर को झिझकी, शर्माई सी दरवाजे पर ठिठकी रही, फिर हंसती सी ऐन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। आंटी। हाथों में थमा लंबी डंडियों वाले खूब ताज़ा एस्टर्स के फूलों का गुच्छा उसने मेरी ओर बढ़ा दिया है। ये आपके लिए। आंखें वापस एक निरीह संकोच से झुक गईं। थामते हुए मैंने देखा, हरे चमकीले फर्न से घिरे 6-7 ताज़ा एस्टर्स, पीले रेशमी रिबन से बंधे हुए। ओह थैंक्स अलॉट। बेहद खूबसूरत फूल हैं, कहती हुई मैं ऊपर से नीचे तक बुरी तरह हड़बड़ा उठती हूँ। समूची चेतना पर एक भूकंप सा, सब कुछ उलट पलट डावाडोल सा करता हुआ। उधेड़ बुनों में फंसा एक शक्की सवाल इधर उधर से घेर घार कर खुफियागिरी सी करता लगता है। अचानक भला कहाँ से, कैसे, क्यों आ गई? मेरी दृष्टि पड़ती वो सहम कर बेहद निरीह सी हो आई। जैसे आ तो गई, लेकिन अब कैसे, क्या कहे? साफ लग रहा था कि उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा है। फिर किसी तरह पूरी हिम्मत और शक्ति जुटाकर बोली, कैसी हैं आंटी आप? मैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने अपनी हकलाहट पर काबू पाते हुए कहा। लेकिन ठहरो, पहले मैं इन फूलों को आवाज़ में अरेंज कर दूँ, है ना? और मैं उसकी आंखों का सामना करने से कतराती फूलों का गुच्छा लिए किचन में भाग आती हूँ। मुझे सचमुच थोड़ा समय चाहिए था अपने को पूरी सहजता से पेश कर पाने के लिए, अपने छितरे वजूद को समेट पाने के लिए। उफ, वो मीठी निर्मल सी दृष्टि और मेरे अंदर आया झंझावात। ये क्यों आई है? हो सकता है सिर्फ ऐसे ही हमारा ट्रांसफ़र जो हो रहा है। कितने लोग आ जाते हैं ऐसे ही मिलने जुलने, हाल चाल पूछने, कोई मदद, कोई ज़रूरत। लेकिन ये भला क्यों आई? जैसे कि सब आएँ तो आएँ, लेकिन उसे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। आशंकित चौकन्ने सवालों की थिगलियाँ वापस यहाँ वहाँ बिखरने लग जाती हैं। यंत्र चालित सी मैं फूलों को एक खूबसूरत वाज में रख रही थी, फूलों से ज़्यादा अपने आप को करीने से पेश कर पाने की हड़बड़ी, जैसे उसका सामना करने के लिए तैयारी कर रही हूँ। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना? मैंने वाज से सजे एस्टर्स कार्निश पर रख दिए हैं। उसने उसी संयत सलज्ज भाव से मुस्कुरा कर सिर हिला दिया है। आप हमेशा फूल बहुत अच्छे अरेंज करती हैं आंटी, ये गुलाब भी तो। मैं गर्वोन्नत हो गई हूँ। सचमुच बीचों बीच कांच की गोल मेज पर मैंने आज सुबह ही ताज़ा क्रीम गुलाबी और शोख लाल गुलाब सजाए थे, और कॉर्नर की तिपाई पर रजनीगंधा की 5-6 डंडियाँ। लेकिन मुझे इन दोनों के सामने जाने क्यों सफ़ेद एस्टर्स बेहद सीधे लग रहे थे, बहुत विनम्र, चुप, शांत, सहमे और संकोची। कुछ इस तरह जैसे सारी उम्र कोई अपने को समझ जाने के इंतज़ार में खड़ा रह जाए। क्या मैं इस उदास और निरीह मुस्कान की सबब जानती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पीछे से आकर कोई मेरा मुंह दबोच लेता है और मैं कतरा कर चोर दरवाजे से निकल भागती हूँ। लेकिन मेरे साथ साथ एक ढीठ सवाल भी मेरा पीछा करता मुंह बिराता चला आ रहा है कि मैं सहज भाव से उस लड़की से कुछ पूछ कह क्यों नहीं पा रही। ठीक उसके सामने बैठी मुझे सामान्य शिष्टाचार के 2-4 शब्द भी क्यों नहीं सूझ रहे। उल्टे वही मुझसे बेहद शालीन लहजे में पूछ रही है, जा रहे हैं आंटी आप लोग यहाँ से? ओह हाँ, देखो ना, अब क्या कहें, जाना ही है। कब तक? एक निरीह अवसाद में डूबे कांपते से शब्द, अपने आप को बखूबी संभाले हुए। कब तक आंटी? बेहद सादा सवाल, लेकिन मेरा शक अब पक्का हो रहा है। मैं वापस चौकन्नी हो उठी हूँ। बड़ी चतुराई से पैतरा मार कर बात को चौखाने में काट गई हूँ। बस कभी भी कुछ कह नहीं सकती। देखो ना, सब कुछ बिखरा पड़ा है यहाँ वहाँ।
मेरे पैतरे से अछूती वो निर्दोष सहानुभूति से चारों तरफ छिटकी छितरी चीज़ों को देखती है। आप सचमुच थक जाती होंगी ना? कैसे कैसे क्या क्या पैक करना है, मैं खुद चाहती थी थोड़ी मदद। नहीं नहीं, मैं तत्क्षण सहानुभूति की उस धार को काट कर दो टूक कर देती हूँ। वो सब तो प्रोफेशनल पैकर्स पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं, थैंक्स। वो फिर से सहम कर चुप सी हो रहती है। मैं उस चोर दरवाजे के पीछे से आजमाती हूँ। क्या ये जानती है कि मुझे इसके यहाँ आने का मकसद थोड़ा बहुत मालूम है? लेकिन वो मकसद क्या सचमुच इसकी ढिठाई है या किसी बेहद अनछुई अनुभूति की भावनात्मक बगावत? एक तलफलाहट, एक निरीह अवश्य लाचारी। नहीं नहीं, ये सब सिर्फ मेरा अनुमान है। असलियत है तो सिर्फ इतनी कि मुझसे मेरे परिवार से इस लड़की की थोड़ी बहुत जान पहचान मात्र है बस। साथ ही ब्राइडल मेकअप ये बहुत बढ़िया करती है, इसीलिए अपनी बेटी के ब्राइडल मेकअप के लिए ख़ास तौर से इसे बुलवा भेजा था। सुनते ही इसने खुशी खुशी स्वीकारा था और प्राण प्रण से इस दायित्व के निर्वाह के लिए जुट गई थी। मेरी बेटी को सामने बिठाकर 3-4 दिन पहले से जाने कितने ट्रायल्स कर कर के मुझे दिखाए अप्रूवल के लिए, और विवाह वाले दिन तो उसकी तन्मयता देखकर मैं अभिभूत थी। एकदम सच कहूँ तो मेरी बेटी के श्रृंगार में तन्मय वो मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। एक तरफ से सभी ने वधू के श्रृंगार की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और अब मेरी बेटी नई नई दुल्हन बनी ससुराल में थी। मेधा अच्छी तरह है ना आंटी? वो बहुत आहिस्ते से स्तब्धता तोड़ती है। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह। चौंक कर हड़बड़ाते हुए मैं मनी मन एक चोर अपराधी भाव से ग्रस्त हो जाती हूँ। छी, एक वाक्य तक नहीं बोला पूछा गया मुझसे। आखिर क्यों? और किसी तरह एक चालू जुमड़े का जुगाड़ कर ले आती हूँ। पिछले संडे आई थी मेधा, तुम्हें भी पूछ रही थी। ओह सचमुच? मेरे शब्द जैसे उसे कृतकृत्य कर गए। उसकी उदासी में एक जगमगाहट सी कौन थी, लेकिन तुरंत विलुप्त भी हो गई। उफ, कैसी दिख रही थी वो, किसी मर्म विधि करुण रचना की शुरुआत सी। अचानक मुझे सूझा, काश ये सब कुछ ठीक ऐसा का ऐसा मैं अपनी लिखी जा रही रचना में उतार पाती। वो मेरी सबसे मार्मिक देन होगी साहित्य को। ये मीठी धार सी निर्मल दृष्टि, घनी बरौनियों के झुके छाजन और उनमें बहुत धीमे धीमे टिमटिमाती एक नन्ही लौ। नक्काशीदार सुनहली घाटियों वाले बोन चाइना में लगे हुए गुलाब महिमा मंडित आवेजात से हल्के से झूमे हैं। रजनीगंधा की डंडियाँ आत्ममुग्धा सी इठलाई हैं, लेकिन एस्टर्स वैसे ही शालीन विनम्रता से खड़े हैं, एक इंतज़ार सा करते हुए। सिर्फ उनमें एक सिहरन सी व्यापी है, जैसे सामने बैठी लड़की के प्रकंपित होठों में। एस्टर्स बोल नहीं सकते, लेकिन लड़की तो बोल सकती है। उसके होंठ सचमुच फिर से कांपे हैं, लेकिन कहाँ बोली वो? शायद वो जो कुछ कहना चाहती है उसके लिए शब्द अभी ईजाद नहीं हो पाए हैं, इसलिए हर बार कुछ बोलने की कोशिश करती लड़की हार कर असहाय आंखों से एस्टर्स की ओर देखने लगती है, और तब एस्टर्स बड़ी मुश्किल से किसी तरह सिर्फ इतना कह पाए कि इस लड़की को अपना दर्द रोक पाने के लिए एक क्यारी चाहिए। दर्द? हड़बड़ा गई हूँ मैं वापस। दर्द वर्द की बात कहाँ से आ गई बीच में? बात तो हरे फर्न, पीले रिबन और मेरी सद्य प्रस्ता रचना की हो रही थी। उस खूबसूरत हदबंदी को तोड़कर दर्द की बात? और फिर कहाँ की ये लड़की और कहाँ की मैं? जरा सी बेगानी सी जान पहचान इसके किसी नामी बेनामी दर्द के लिए मुझसे क्यारी खोदने की अपेक्षा करना जरा ज्यादती नहीं है क्या? इसके किसी दर्द की जानकारी मुझे भला कहाँ से होगी? तभी जैसे किन्हीं अदृश्य हाथों ने मेरी आवाज़ का गला घोंटकर धमकी भरे स्वर में पूछा है। सचमुच नहीं पहचानती इस लड़की के दर्द को? नहीं। मेरी घुटती आवाज़ कांपी है। पकड़ सख्त हो गई है। और इस लड़की को, इसे पहचानती हो या नहीं? वो मैंने कब नकारा? जानती हूँ, अगली लेन के तीसरे फ्लैट की बालकनी वाली लड़की है ये। कई बार पैजनी फूलों से लदी उस बालकनी के बीचों बीच रेलिंग पर झुकी दिखी है। फूलों के बीच से झांकता उसका चेहरा नरगिस के ताज़ा धुले फूल जैसा ही है, और उस लेन, उस बालकनी के नीचे से गुजरता मेरा अलमस्त बेटा। सुबह जॉगिंग के ट्रैक सूट में, शाम को टेनिस के रैकेट उछालता, ऊर्जा, शक्ति और जिंदा दिली से सराबोर। शौक़ है उसे बॉडी बिल्डिंग का, कह कहे लगाने का और शोर शराबा करके हंगामा बरपाने का।
ये लड़की जब मेरी बेटी के श्रृंगार के ट्रायल्स किया करती थी तब भी वो सारी की सारी इकट्ठी लड़कियों को चिढ़ा चिढ़ा कर खिजा खिजा कर परेशान कर डालता था, हंसा हंसा कर उनकी आंखों से आंसू ला दिया करता था। तबीयत तो ठीक है ना आंटी आपकी अब? हाँ हाँ, मेधा की शादी में कितना लो हो गया था आपका ब्लड प्रेशर। हाँ, कहती हुई मैं सोच रही थी कि ये भी कैसी बात कि बगैर किसी ऊपरी जिक्र के ये लड़की भी उन्हीं घटनाओं, उन्हीं कालखंडों के इर्द गिर्द घूम रही है जिनमें कैसे वो ठीक उसी जगह चुपचाप सहमी सी आकर खड़ी हो जाती है जहाँ मैं भटकती होती हूँ। मेरा मन उससे कहने को हुआ कि हाँ, उस लो ब्लड प्रेशर के समय तुमने मेरी कितनी देखभाल की थी, मैं कभी उससे उऋण नहीं हो पाऊंगी। लेकिन तत्क्षण मैंने अपने आप को वो बेवकूफ़ी भरी गलती करने से रोका और कृतज्ञता ज्ञापन वाली बात दरकिनार रखते हुए एक चालू फिक्रा जड़ दिया। और तुम्हारे घर के सब लोग कैसे हैं? ठीक है आंटी। मैं जानबूझकर ऐसे सवाल कर रही थी कि कहीं किसी भी छोर के सहारे वो अपनी सीमा उल्लंघन का दुस्साहस न कर बैठे। सचमुच वही हुआ। वो निरीह सी रह गई, मौन लंबा हुआ, फैलाव इतना कि हम दोनों की असहजता उजागर सी हो उठी। इस बीच उसके होंठ रह रहकर खुले फिर बंद हो गए, चिड़ियों के पंख फड़फड़ाते बच्चों से। लेकिन अब तक उसने अपने कांपते होंठों को साध लिया है और किसी तरह पूरी शक्ति लगाकर पूछ गई है याचना के से स्वर में, आंटी जहाँ आप लोग जा रहे हैं वहाँ का कुछ अता पता? और मेरी दृष्टि से दृष्टि मिलते ही घबरा कर मम्मी पूछ रही थी। बोली, पता कहाँ? अभी तो कुछ भी नहीं मालूम है अपना पता ठिकाना। एक बहुत अवश्य लाचार जी अच्छा। घने कोहरे के बीच जैसे एक झील तरतराई हो, हताश थमी सी, आंखें प्रश्न के रूप में एक अनुनय, एक याचना सी करती गिड़गिड़ा उठी। आंटी क्या आप सचमुच नहीं समझी? तब भी नहीं जब मेरी आंखों के सूनेपन का मर्म थाहती जया ने आकर आपसे बातों बातों में पूछा था कि आंटी स्नेहल आपको कैसी लगती है, और जब खुद ब खुद उसने जोड़ा था, बहुत अच्छी लड़की है आंटी, बहुत संकोची और बहुत सीधी, अपना दुख किसी से ना कहने बांटने वाली। मेरी मम्मी कहती हैं कि मेरे कोई भाई होता ना आंटी तो वे। हाँ, जया अपनी सीमा सामर्थ्य भर जितना बन सकता था कह गई थी। ये ना समझी मेरी सबसे बड़ी समझदारी थी, जबकि मैं हर बार उसकी ढकी पलकों को उठाते ही उसमें अपने अलमस्त बिंदास बेटे के हजारों हजार अक्स एक साथ देख सकती थी। हाँ, वो रहा, वो क्या बरौनियों के साथ जाल बंधे और टेनिस के शॉट्स से पेवेलियन गूंज उठा। पलकें उठीं और एक तेज विसिल के साथ छपाक से स्विमिंग पूल की फ्री स्टाइल में उसकी डबाडब भरी आंखों में छपाछप हाथ मारता मेरा बेटा। उफ, मैंने घबरा कर उसकी ओर देखा है। ये लड़की कहीं रो ही ना दे, लेकिन तभी वो उसी निरीहता में मुस्कुरा लेती है। मुझे हैरत होती है, ऐसे भी कोई मुस्कुरा सकता है क्या? ठहरो ठहरो, एकदम यहीं मेरी अजन्मी रचना की प्राण प्रतिष्ठा का चरम क्षण है। रुको, रुक जाओ, सहमे एस्टर्स और चटक गुलाबों के रंगों, रुक जाओ, भाव भावना, अनुभूति और संवेदनाओं की ऊष्माओं और इस लड़की की आंखों के आंसुओं, वहीं के वहीं रुके रहो सबके सब। अभी पहले प्राण प्रतिष्ठा हो लेनी है मेरी इस सद्य प्रसूता रचना में। एक रचना धर्मी के लिए इससे ज़्यादा चरम आह्लाद के क्षण होते हैं क्या? उफ, कितनी अवसाद भरी अछूती प्रेम कथा, सामान्य सतही प्रेम कहानियों से सर्वथा अलग। आंटी, प्राण प्रतिष्ठा के चरम क्षण का आह्लाद खंडित होता है। चलूँ मैं? पलकें झुकीं जैसे पंखुड़ियाँ झरी हों। हम शायद अब कभी ना देख मिल पाए ना आंटी? पूरी शक्ति, पूरे साहस का जर्रा जर्रा जोड़ कर कहे कुछ शब्द, कांपे होंठ जैसी आधी रात के समंदर का पूरा हाहाकार समेट कर बंद किए हुए हैं अपने अंदर। और वो पूरा समंदर मेरी पथरीली चट्टान पर माथा पटक कर अभी अभी लौटा है। शायद हम अब, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जिंदगी में लोग मिलते बिछुड़ते रहते ही हैं। लो, चॉकलेट लोगी तुम? उसने उसी भव्य शालीनता से हथेलियां बढ़ा दी थीं और फिर चारों तरफ से जैसे अपने आप को पूरी तरह समेटते हुए उठ खड़ी हुई थी। तो फिर चलती हूँ आंटी। बूंद बूंद अवसाद से उतरते स्वर, मेरा सब कुछ जैसा का तैसा मेरे हवाले करते हुए।
मुझे पूरी आश्वस्ति और इत्मीनान से सौंपते हुए हल्की होती हुई मैं अचानक बेहद बेतुकेपन से कह पड़ती हूँ, अरे अच्छा सुनो, तुम मेरे साथ खाना खा लो ना। कुछ इस तरह जैसे एवज में फिरौती के तौर पर मेरा भी तो कुछ फ़र्ज है। वो पूरी शिष्टता से कहती है कि माँ इंतज़ार कर रही होंगी, ये तो वो कॉलेज से लौटते वक्त ऐसे ही आ गई थी। बाय आंटी। उफ, रो पड़ती सी लड़की उसी गरिमा से मुस्कुराई है और दरवाजे से बाहर होती चली गई है। कहानी बन चली है बेहद मार्मिक अपने आप से। मैं सच कहती हूँ, अचानक मेरा जी चाहा है मैं उसके पीछे भागती चली जाऊँ और उसका निरीह चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहूँ कि हाँ, मैं जानती हूँ तुम मेरे पास क्या कहने आई थी और बिना कहे वापस चली जा रही हो। मैं जानती हूँ क्या चाहती हो तुम, और शायद मैं तुम्हें वो दे भी सकती हूँ। तुम्हारी पलकों के हर स्पंदन में मेरे बेटे का अक्स है, उसके अनजाने। लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं अपने बेटे को तुम्हारी इस बहुत निर्मल, बहुत अछूती, कोमल भावना से, यही समझ लो, दूर रखना चाहती हूँ। उफ, यही तो कहानी की मार्मिकता है। तो कहानी का पैथोस मैंने जीवन में भी उतार ही दिया। दूर जाती हुई लड़की ने आखिरी बार मुझे पीछे मुड़कर देखा है और वो चली गई है। मैं वापस लौटकर कॉर्निश पर रखे सफ़ेद एस्टर्स को सहलाते हुए सोच रही हूँ, वो लड़की यहाँ से जाने के बाद कहाँ गई होगी। शायद वो अपने मकान की छत पर जाए और मुंडेरों के साए में बैठकर एक खत लिखे बिना पते का, और फिर ज़िंदगी के तमाम बचे सालों में उस खत के लिए एक पते की तलाश करती रह जाए। अचानक मैं चौंक कर पलकें उठाती हूँ। एस्टर्स मेरी तरफ हैरान, विस्फारित आंखों से देख रहे हैं। मैं घबराकर उठाई हूँ, जैसे एस्टर्स के फूलों ने लड़की को नहीं, मुझे मुंडेरों के साए में एक बिना पते का खत लिखते हुए देख लिया हो। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी हुई एक छोटी लेकिन मार्मिक कहानी, बिन रोई लड़की। कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।